Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing in theories of international trade and political economy. इसके अंदर करंट लेक्चर में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाती हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे और किस तरह वो ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती हैं. पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बेसिकली डील करती है कि गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाती हैं. तकरीबन तमाम ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ट्रेड ट्रेड को इन्फ्लुएंस करती हैं. क्योंकि उनके सर्टेन पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए नॉर्मली ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जिनको ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का नाम दिया जाता है. हम देखते हैं कि उसके दो किस्म की उसकी अंडरलाइंग रीजंस होती हैं. पहली इकोनॉमिक रैशनल्स हैं ट्रेड के, यानी कि गवर्नमेंट्स जो रीजन प्रोवाइड करती हैं ट्रेड को इम्पोज करने के. पहली रीजन उसकी इकोनॉमिक इन नेचर, जिसमें फाइटिंग अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है. ऑब्वियसली आप ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं सो दैट कि आपकी लोकल इंडस्ट्री ग्रो कर सके और आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो सके. देन प्रोटेक्टिंग इन्फेंट इंडस्ट्रीज, अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए. थर्ड, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ अर्सा के लिए इंडस्ट्रियलाइज गुड्स की इंपोर्ट अपने कंट्री में रोकना पड़ेगी ताकि एक डिमांड क्रिएट हो उन चीज़ों की, और उस डिमांड को मीट करने के लिए सप्लायर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ लगाएं, इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रीज़ लगाएं और इंडस्ट्रीज़ लगा के उनको सप्लाई अपनी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें. नंबर 4, इम्प्रूविंग कंपैरेटिव पोजीशन. ऑब्वियसली समटाइम्स कंट्री की कोशिश होती है कि वो अपने कंपैरेटिव एडवांटेज को बेहतर बना सकें. उसके लिए वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं ताकि वो फोकस कर सकें अपनी उस प्रोडक्शन के ऊपर और उसको प्रोटेक्ट कर सकें फॉरेन इंकर्जन से. फिर कुछ नॉन इकोनॉमिक रीजंस भी होती हैं ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की, जैसा कि डिफेंस है. ऑब्वियसली जैसे पाकिस्तान और इंडिया दो नेबरिंग कंट्रीज हैं लेकिन उनकी ट्रेड बहुत कम है. उसकी वजह यह है कि दोनों कंट्रीज की आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, तो दोनों की डिफेंस पॉलिसी ऐसी हैं कि वो एक एक दूसरे के साथ ट्रेड करना अलाउ नहीं करते. देन सर्टन प्रैक्टिसेस प्रमोट करने के लिए दूसरे कंट्री के अंदर आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं. फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड लेबर को बैन करने के लिए पाकिस्तान की ऐसी तमाम इंडस्ट्रीज जहाँ पे चाइल्ड लेबर होती थी उनकी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था एक टाइम पे. सो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मैयर लिए, ये कंफर्मेशन दी गवर्नमेंट्स को कि चाइल्ड लेबर नहीं है पाकिस्तान के अंदर. उसके बाद वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ओपन हुई थी. देन समटाइम्स कंट्रीज जो होती हैं दूसरे कंट्री को सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए, सिर्फ अपना रोब जमाने के लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती हैं. लाइक यूएस बहुत से कंट्रीज लाइक मैक्सिको हो गया, मैक्सिको के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है. क्योंकि वो उसका नेबरिंग कंट्री है और वो उसको इन्फ्लुएंस करना चाहता है. लेकिन ऑब्वियसली ये सिर्फ वही कंट्रीज कर सकते हैं जो पहले से स्ट्रॉन्गर हैं. देन समटाइम्स कंट्रीज जो होते हैं अपने नेशनल कल्चर को फॉरेन इनकर्जन से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं. सर्टन आइटम्स जो वो समझते होते हैं कि उनके कल्चर के लिए नुकसानदेह हैं या उनके कल्चर की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ऐसे आइटम्स को वो अलाउ नहीं करते. फॉर एग्जांपल चाइना की आप एग्जांपल लें तो चाइना जो है वो यूट्यूब, फेसबुक, इन तमाम चीज़ों को अपने कंट्री में अलाउ नहीं करता. अब कहने को इसका ट्रेड कहाँ से आ गई, एक्चुअली ये सर्विसेज
ट्रेड है। फेसबुक, यूट्यूब, ये सर्विसेज हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज हैं, और चाइना इन सर्विसेज की इंपोर्ट अपने कंट्री में अलाउ नहीं करता, ठीक है, क्यों? ताकि अपने नेशनल कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके। साथ ही साथ वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है कि चाइना में हर एक चीज़ की अल्टरनेटिव लोकल प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। लाइक हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो चाइना के अंदर वी चैट है जो कि इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो चाइना ने अपने अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म खुद डिज़ाइन किए हैं, वो फॉरेन एलिमेंट्स को अलाउ नहीं करता। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड कंट्रोल के किन टूल्स के जरिए ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, प्राइस बेस्ड कंट्रोल और क्वांटिटी बेस्ड कंट्रोल। प्राइस बेस्ड कंट्रोल बेसिकली वो कंट्रोल्स हैं जो डायरेक्टली प्राइस को इफेक्ट करते हैं। कंट्रीज की कोशिश होती है कि वो फॉरेन कंट्री से आने वाली चीज़ों की प्राइस को इतना बढ़ा दें कि वो लोकल मार्केट के मुकाबले में कंपेटिटिव ना रहे। इसके लिए दो तरह के तरीके यूज किए जाते हैं, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। टैरिफ्स आर आल्सो कॉल्ड ड्यूटीज। आपने नेक्स्ट सुना होगा इंपोर्ट ड्यूटी लगी इस चीज के ऊपर, तो वो ड्यूटीज बेसिकली टैरिफ्स होते हैं। ये सबसे कॉमन ट्रेड कंट्रोल है जो कि कंट्रीज इंपोज करती हैं, और तकरीबन तमाम ही कंट्रीज वन वे और द अदर टैरिफ्स को इंपोज करती हैं। ये बेसिकली है क्या कि जो चीज इंटरनेशनली शिप की जा, ये या यूं कहना चाहिए कि जो भी चीज किसी कंट्री के बॉर्डर से मूव करती है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो एक टैक्स चार्ज करती है जिसको टैरिफ बोला जाता है। बिल्कुल जिस तरह आप टोल टैक्स पे करते हैं ना, कि एक जिले की हदूद में से जब आप गुजरते हैं तो उस जिले की हदूद से गुजरने का एक टोल टैक्स आप पे करते हैं, उसी तरह इंटरनेशनली एक कंट्री की हदूद से गुजरने का टैरिफ चार्ज किया जाता है। ये टैरिफ तीन तरह के होते हैं। एक्सपोर्ट टैरिफ, कि जब यहाँ का कोई प्रोड्यूसर पाकिस्तान से गुड्स बाहर भेजेगा तो बाहर भेजने का टैरिफ या ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी इसको बोला जाता है। देन ट्रांजिट टैरिफ, जब ना आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई और इंपोर्ट कर रहा है कोई और एक्सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान यूएस से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रही है, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में पोर्ट नहीं है तो वो गुड्स आएंगी कराची की पोर्ट के जरिए या गवादर पोर्ट के जरिए, और वो पाकिस्तान के बॉर्डर से होकर गुजरेंगी। तो पाकिस्तान अपने कंट्री में से गुजरने का ट्रांजिट टैरिफ चार्ज करेगा उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और फिर अगर फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ आपके कंट्री में आ रही है तो उसके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज की जाएगी। देन नॉन टैरिफ बैरियर्स आते हैं जिसमें सब्सिडीज आ जाती हैं, कि आप अपने अपने लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट दी जाती है ताकि वो इंटरनेशनली जो गुड्स आ रही हैं इंपोर्ट हो रही हैं उनको compete कर सकें। दूसरे नंबर पे एड्स एंड लोन्स आ जाते हैं, कि डेवलप कंट्रीज की गवर्नमेंट्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को एड्स या लोन देते हैं। अगर पैसा वापस करना है तो ऑब्वियसली वो लोन है, अगर पैसा वापस नहीं करना तो वो एड है। बट देर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड। सो एड्स जो भी आती हैं वो फ्री नहीं होती, बल्कि उनके साथ सर्टन कंडीशंस अटैच होती हैं कि इन एड्स का पैसा गवर्नमेंट रिक्वायर करती है कि आपने इन इन एरियाज के ऊपर लगाना है, या इसके अगेंस्ट हमारी फलां फलां कंपनीज को फलां फलां एनजीओ को अलाउ करें कि वो आपके कंट्री के अंदर ऑपरेट कर सके। तो सर्टन पॉलिटिकल मोटिव साथ में अटैच होते हैं एड्स के। देन कस्टम्स वैल्यूएशन होती है, बेसिकली जो टैरिफ्स होते हैं ड्यूटीज होती हैं उसके लिए एक सर्टन लिस्ट गवर्नमेंट्स जनरेट करती हैं कि इन इन गुड्स के ऊपर इतनी इतनी ड्यूटी होगी। फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड व्हीकल्स हैं तो उनके ऊपर इतनी है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है और व्हीकल का इंजन है तो उस पर इतनी होगी, स्पेयर पार्ट्स हैं तो इतनी ड्यूटी होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, स्टैंडर्ड लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए कस्टम अथॉरिटी जो होती है वो खुद से डिसाइड करती है
कि उस जैसी कोई मिलती जुलती चीज की बेसिस के ऊपर उसकी वैल्यू डिटरमिन करती है। सो समटाइम्स कंट्री क्या करती हैं कि किसी सर्टन आइटम को महंगा करने के लिए उसे लिस्ट में इंक्लूड नहीं करती, और कस्टम्स को अनऑफिशियली ये हदायत कर दी जाती कि जैसे ही ये चीज बॉर्डर में आए, कोशिश करो कि इसके ऊपर हाई वैल्यू चार्ज कर सको, हाई टैरिफ इसके ऊपर लगा सको। तो इस तरह वो चीजों की जो रोकथाम है वो इंश्योर की जाती है। देन क्वांटिटी कंट्रोल्स आते हैं, उसके अंदर सबसे पहले कोटाज आते हैं, जो कि क्वांटिटी कंट्रोल्स में सबसे कॉमन टाइप है कंट्रोल लगाने की। कोटाज बेसिकली एक, जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, स्टेट फॉरवर्ड कंट्री जो है वो वॉल्यूम फिक्स कर देती है कि किसी सर्टन गुड्स की इतने से ज़्यादा वॉल्यूम हमारे बॉर्डर में नहीं आ सकता। वो कोटाज अब कंट्री वाइज भी हो सकते हैं कि किसी सर्टन कंट्री को एक कोटा साइन कर दिया कि यहाँ से इतने से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होगी। गुड्स वाइज हो सकता है वो कोटा, वॉल्यूम वाइज हो सकता है। तो वो कोटास की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। देन वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट होती हैं। ये कह लें कि कोटा का एक पेट नेम है बेसिकली ये कोटा ही, लेकिन चूंकि कोटाज को इंटरनेशनली अच्छा नहीं तस्वर किया जाता, तो समटाइम्स कंट्रीज जो होती हैं वो अपनी पावर को यूज करते हुए दूसरे कंट्री को, जिनकी मजबूरी होती है उस कंट्री को गुड्स सेल करना या एक्सपोर्ट करना, वो उनको मजबूर करते हैं कि आप खुद से एक सर्टन एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट शो करें और इतने से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट ना करें। यूँ कहना चाहिए कि कोटास जो होते हैं वो ऑफिशियली आप रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं, और वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट जो है ये अनऑफिशियली होता है, ये डॉक्यूमेंट्स में नहीं है लेकिन कह दिया है कि भाई इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना आपने। देन एम्बार्गोज होते हैं जो कि मोस्ट रिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। एम्बार्गो बेसिकली होता है कि कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री किसी वीक कंट्री के ऊपर एम्बार्गो लगा देती है कि जनाब इस कंट्री से इन और आउट कुछ नहीं होगा। लाइक यूएस ने ईरान के ऊपर एम्बार्गो लगाया हुआ है, उसका ऑयल जो है वो सर्टन कंट्रीज को मना किया हुआ है कि आपने नहीं खरीदना, बट ऑब्वियसली ईरान उससे बाज कहाँ आता है, वो ऐसे कंट्रीज को बेच देता है जो यूएस के अलाइज नहीं है, या वो स्मगलिंग के जरिए वो बेच देता है इवेंचुअली। एम्बार्गोज लेकिन एक टोटल बैन होता है ट्रेड के ऊपर। देन एक और क्वांटिटी कंट्रोल होता है बाय लोकल लेजिस्लेशन, के जनाब आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट समटाइम रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि कोई चीज़ जो कंट्री में इंपोर्ट हो रही है, कोई गुड्स जो बन रही हैं उसके एक सर्टन पोर्शन जो है वो लोग हमारी लोकल गुड्स का होना चाहिए। या यूँ कहना चाहिए कि एक फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल बन रही है, तो अगरचे कि आप ऑटोमोबाइल का सर्टन पोर्शन हायर क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो दूसरे कंट्री से शायद इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपकी ऑटोमोबाइल जो है इसे लोकल तब एज्यूम किया जाएगा जब इसका 60% पोर्शन लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे मुश्तमिल होगा। तो इस तरह करके वो क्वांटिटी के कंट्रोल को इंश्योर किया जाता है कि तमाम स्पेयर पार्ट्स जो हैं ऑटोमोबाइल के वो इंपोर्ट ना हो रहे हों। देन स्टैंडर्ड्स एंड लेबल्स आ जाता है कि क्वांटिटी कंट्रोल्स को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट्स जो हैं वो सर्टन स्टैंडर्ड्स रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि जनाब कम अज़ कम इस स्टैंडर्ड की गुड्स होंगी तो हम इंपोर्ट होने देंगे, अदरवाइज नहीं होंगी। जाहिर बात है जब आपने स्टैंडर्ड इम्पोज कर दिया है तो वो समटाइम दूसरे कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए और उसके मैन्युफैक्चरर्स के लिए पॉसिबल नहीं रहता कि वो कंपेटिटिव प्राइस पे उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। तो इस तरह आप इंश्योर करते हैं कि वहाँ से कम क्वांटिटी की गुड्स आपके कंट्री में आएंगी। देन स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कुछ सर्टन गुड्स आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जनाब कि इनको इंपोर्ट हम अलाउ कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आपसे वो केस टू केस बेसिस पे परमिशन लेना पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली कुछ एक्सपोर्टर डिस्करेज हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी कंट्री में उस चीज़ की इंपोर्ट कम हो जाएगी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज होते हैं कि समटाइम्स आप अनऑफिशियली
कुछ चीज़ों को जिनकी आप इंपोर्ट कम करना चाहते हैं, वो अनऑफिशियली एक हिदायत दे देते हैं कस्टम्स को कि जनाब ये चीज़ें जब आएँ तो इनकी प्रोसेसिंग के ऊपर डिले लगाओ। जब आप डिले करेंगे तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपोर्टर्स जो हैं वो डिसहार्ट हो जाएंगे और वो आपकी कंट्री में उन गुड्स को एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे। इसी तरह एक और रिस्ट्रिक्शन रेसिप्रोकल रिक्वायरमेंट्स होती है कि कंट्री टू कंट्री ये इम्पोज की जाती है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे इम्पोज करती है कि जी हाँ, हम आपकी सर्टन गुड्स को इंपोर्ट अलाउ करते हैं, बट कंडीशन ये है कि उसके इक्विवेलेंट या उसके प्रोपोर्शन में आप भी हमारे कंट्री से सर्टन गुड्स की इंपोर्ट को अलाउ करोगे। ठीक है, तो इस तरह आप ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्वांटिटी, क्योंकि दूसरी कंट्री उतनी ही अलाउ करवाएगी आपसे क्वांटिटी जितनी वो खुद एब्जॉर्ब कर सकती हो। देन रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्विसेज होता है कि ऐसी गुड्स या ऐसी मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जिनकी सेल्स जो है या कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करती होती है। आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ठीक है जी, आप गुड्स तो इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे कंट्री में, आ, आ, लेकिन सर्विसेज आपको लोकली प्रोड्यूस करना पड़ेगी। दैट मीन्स के जी, अच्छा जी, आप हैवी मशीनरी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कंट्री में, लेकिन इस हैवी मशीनरी को ठीक करने के लिए इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज है उसके लिए आप हमारे लोकल इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं डिस्करेज हो जाते हैं इससे। तो इस तरह आप डिफरेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करके दूसरे कंट्री की एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करते हैं क्वांटिटी वाइज। सो एज अ बिजनेस मैनेजर इन ट्रेड बैरियर्स को डील करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस होती हैं? पहली ऑप्शन ऑब्वियसली कि आप अपने ऑपरेशन, सबसे आसान ऑप्शन यही है जी कि जहाँ पे आप ट्रेड बैरियर्स का सामना है आप वहाँ से मूव कर जाएं। बट समटाइम्स मूव करना एक आइडियल सिचुएशन नहीं होती। रीज़न इज कि अगर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत क्विकली रैप अप नहीं कर सकते, उसको रोल ओवर नहीं कर सकते, तो आपको उसको कैरी ऑन करने की ज़रूरत होती है। तो आपके पास अदर चॉइसेस क्या हैं कि आप सर्टेन मार्केट निशेस के ऊपर कंसंट्रेट कर लें, ऐसी मार्केट निशेस कि जहाँ पे ट्रेड बैरियर्स कम हैं। ठीक है, तो आप उन एरियाज के ऊपर अपनी प्रोडक्शन का फोकस ज़्यादा ले आएँ जहाँ पे कंपटीशन कम है, ट्रेड बैरियर्स कम है। तीसरी ऑप्शन आपके पास है जी कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के ज़रिए सर्टन डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू कर दें। जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू कर देंगे तो गवर्नमेंट्स की तरफ से सर्टन इम्पोजिशन जो है वो ऑटोमेटिकली आपसे कम हो जाएंगी, और गवर्नमेंट्स को चूँकि आपकी वो प्रोडक्शन से बेनिफिट होता है तो वो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन, अगर आप किसी ऐसे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बजाय रूल ऑफ द मैन चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप उस मैन की प्रोटेक्शन ले लें। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है कि हर बिजनेस टाइकून जो है उसका एक फेवर्ड पॉलिटिशियन है, और वो कोशिश करता है कि उस पॉलिटिशियन को समहाउ बेनिफिट दे के पॉलिटिकल पावर में ले आए, पैसा भी लगाता है सिर्फ इसलिए कि जब वो पावर में आएगा तो उसकी मदद से वो अपने बिजनेस को इजीली फ्लोरिश कर सकता है। तो हमने कुछ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज पढ़ी हैं, और उन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम इस चीज़ को फोकस करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट्स बैन इम्पोज करती हैं ट्रेड के ऊपर, ये ठीक हैं या गलत हैं। वैसे तो खैर ये एक बहुत लंबी डिबेट है जो इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक टोटली रिजॉल्व नहीं हुई। दोनों साइड के लोग मौजूद हैं, जो फेवर करते हैं और जो उसके अगेंस्ट बोलते हैं, बट अल्टीमेटली हम यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सम अप करते हैं। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म जो है वो ऑब्वियसली जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती हैं। वो उनकी इंडस्ट्रीज को ग्रूम करने का मौका देती हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि वो लोकल रिलायंस एक पैदा होती है उनकी, उनकी जो सॉवरेनिटी है वो इंश्योर होती है उससे। बट अल्टीमेटली
इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी निकलता है कि जब आप ट्रेड को इम्पोज करते हैं तो उससे जो ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसी आपकी वो कम हो जाती है। ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड एफिशिएंसी कम हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है, और सिर्फ वर्ल्ड वाइड एफिशिएंसी कम नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी लोकल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। जाहिर बात है, जब आप एक कंट्री के अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ता है, तो आपका लोकल प्रोड्यूसर जो है वो स्ट्रगल करता है बेटर प्रोडक्शन के लिए, बेटर सर्विसेज के लिए, बेटर टेक्नोलॉजी के लिए। अगर आपने वो ट्रेड को बैन किया हुआ है, उसको किसी किस्म का खतरा नहीं है, किसी किस्म का रिस्क नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उस तरह एफर्ट भी नहीं करेगा अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। सो वो एक इनएफिशिएंसी आपके यहाँ भी क्रिएट हो जाती है। अगर हम ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बात करें तो उसका एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है इंडिया और चाइना ने की है। इंडिया ने अर्ली 90s तक जो है अपने इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी सिस्टम पे रखा है कि ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैन्स बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के उन्होंने इम्पोज किए हुए थे, बड़े स्ट्रिक्ट कोटाज असाइन किए हुए थे, और उन्होंने कोशिश की उस पूरे पीरियड में इंडिपेंडेंस से लेके 90s तक, बल्कि अर्ली 2000 तक भी, कि वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। जब उनकी लोकल इंडस्ट्री स्ट्रेंथन हो गई, इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल पे आ गई, तो अब आके इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। ठीक है, और उसका बेनिफिट ये बना है कि जब उनकी इकोनॉमी ओपन हुई है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आए हैं। लोकल इंडस्ट्री उनकी पहले से स्ट्रॉन्ग थी, तो उसके एक अमलगमेशन से इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया इस वक्त, दुनिया की ऑलमोस्ट सेकंड मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त इंडिया। ठीक है, और ऑलमोस्ट 2025 तक इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया के अंदर। सो ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की। बट ऑब्वियसली ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एक हद तक चल सकता है, क्योंकि अगर हम फ्री ट्रेड थ्योरीज को देखें तो फ्री ट्रेड थ्योरीज की लॉजिक अंडरस्टैंडेबल है कि आप ज़्यादा बेनिफिट में रहते हैं अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाने की बजाय अपना फोकस, अपनी एनर्जी उन चीज़ों के ऊपर लगाएं जो आप ज़्यादा बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ साथ आप अपनी कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करते जाएं, और कोशिश करें कि आपके जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं वो अपने कंट्री में आइडल रखने की बजाय उनको उनको दूसरे कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। आप अपनी लेबर को की एक्सपोर्ट इंश्योर करें। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के पास स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों किस्म की लेबर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि अगर आपके पास, चूँकि कैपिटल भी हमारे पास इतना नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सके इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के ऊपर, तो वाई नॉट कि गवर्नमेंट फोकस करे कि इंटरनेशनली जिन कंट्रीज के पास लेबर की कमी है देखे, मॉनिटर करे कि वहाँ पे किन स्किल्स की ज़रूरत है, और फिर अपनी लेबर को वो स्किल सेट्स दे, उनको ट्रेन करें उन स्किल्स के ऊपर, उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करें, और उसके बाद उन कंट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि जनाब हम आपको स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करते हैं, आप हमारे लेबरर्स को सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रोटेक्शन दें एज अ सिटीजन, या कम अज़ कम उनको रिलैक्सेशन दें वीज़ा पॉलिसीज़ के अंदर, ताकि वो आपके कंट्री में आके काम कर सकें। इस तरह दोनों कंट्रीज विन विन सिचुएशन में जा सकती हैं। ऑब्वियसली वो लेबरर्स जब दूसरे कंट्री में जाएंगे और वहाँ से अर्न करके आपके कंट्री में वापस भेजेंगे, तो आपको फॉरेन रेवेन्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप फ्री ट्रेड के जरिए बेटर अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। लेकिन फ्री ट्रेड थ्योरी, कंसिडरिंग द केस ऑफ इंडिया, हम कह सकते हैं कि फ्री ट्रेड थ्योरी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल तब होगी जब आपकी लोकल इंडस्ट्री खुद स्ट्रॉन्ग होगी। सो फ्री ट्रेड थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो देर आर सर्टन चैनल्स जो कि फ्री ट्रेड को या ट्रेड ग्लोबलाइजेशन
को इंश्योर करते हैं। दो उसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये एक ही है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था यूएस की तरफ से। यूएस और उसकी 23 अलाइड कंट्रीज जो थी, उन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। वही ऑर्गेनाइजेशन बाद में WTO 1947 के अंदर बेसिकली यूएस और 23 कंट्रीज ने मिल के एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई, जिसका बेसिक पर्पस ये था कि तमाम मेंबर कंट्रीज जो हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके ट्रेड के मतलब, ठीक है। और उसके अंदर एक मोस्ट फेवर्ड नेशन की क्लॉज रखी गई, जो कि क्लॉज ये कहती थी कि अगर 23 मेंबर कंट्रीज हैं, तो अगर 23 में से कोई भी दो कंट्रीज से यूएस और मैक्सिको आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को ट्रेड में रिलीफ देने का, फॉर एग्जांपल ट्रेड बैरियर्स उन्होंने कम कर दिए हैं आपस में, तो ऑल दो के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यूएस और मैक्सिको के दरमियान में साइन हुआ था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट तमाम मेंबर कंट्रीज पे हो जाएगा। दैट मीन्स के फिर तमाम मेंबर कंट्रीज, एक यूएस फिर ये नहीं कह सकेगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिको के साथ था, हम पाकिस्तान को वो ट्रेड रिलीफ नहीं देंगे। नहीं, जो ट्रेड रिलीफ उन्होंने एक कंट्री को दिया है वही ट्रेड रिलीफ वो सारे कंट्रीज को देंगे। दैट वाज मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, जिसके जरिए उन्होंने इंश्योर किया कि तमाम नेशंस को एक जैसे राइट्स मिल रहे हैं। यही गेट जो थी 1995 में ये WTO में कन्वर्ट हो गई। WTO में कन्वर्ट होके इसका जो कह लें कि स्कोप था वो बढ़ गया। पहले ये सिर्फ जो मर्चेंटाइज मर्चेंडाइज की गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक लिमिटेड थी। उसके बाद ये सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और तकरीबन तमाम चीज़ों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ये रूलिंग करना शुरू हो गई। तो ये बॉडी है WTO, जो कि इंश्योर करती है कि इंटरनेशनली एक वर्ल्ड इंटीग्रेशन, ट्रेड इंटीग्रेशन इंश्योर की जाए, ताकि फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव किया जा सके कंट्रीज के दरमियान में, और वो जो एक इंटरनेशनल एफिशिएंसी है उसको अचीव किया जा सके। बट फैक्ट ये है, जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं, रियलिटीज़ हैं, वो ये हैं कि इसका बेनिफिट ज़्यादा वही कंट्रीज लेती हैं जो खुद पहले से स्ट्रॉन्ग है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग है। So that is the end of chapter 5 and 6, also the end of part connecting countries through trade. Chapter 5 and 6 के अंदर आपने सिर्फ इन्हीं एरियाज को और इतनी ही डिटेल को कवर करना है जितना हमने स्लाइड्स के अंदर किया है। रेस्ट जो है वो आप स्किप कर दें, ठीक है, और इसी के ऊपर फोकस करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।